चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि इजराइल इतना शक्तिशाली देश कैसे और कब बना। नंबर 2, इजराइल मुस्लिम देशों से लड़ाई क्यों करता है। नंबर 3, भारत हमेशा इजराइल का साथ क्यों देता रहा है। नंबर 4, पहले इजराइल या फ़लस्तीन का मालिक कौन था। नंबर 5, इजराइल और ईरान में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। नंबर 6, इजराइल इतना अमीर देश कैसे और कब बन गया। नंबर 7, इजराइल के अंदर हिंदुओं की आबादी कितनी है। नंबर 8, इजराइल की उत्पत्ति कैसे हुई, इजराइल पहले क्या था। और नंबर 9, इजराइल देश और यहूदी लोग कौन से धर्म को मानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इजराइल की ताकत क्या है, इजराइल इतना शक्तिशाली देश कैसे बना। जैसे इजराइल का शक्तिशाली बनने का सफ़र कई कारणों और पहलुओं से जुड़ा हुआ है। इसकी शक्ति का आधार सैन्य, आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। इन्हीं कारणों ने इजराइल को इतना शक्तिशाली देश बनाया है। जैसे नंबर 1, सैन्य शक्ति और रणनीतिकता। मजबूत सेना। इजराइल की सेना, जिसे IDF इजराइल डिफेंस फोर्स भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे कुशल और आधुनिक सेनाओं में से एक है। इनमें पुरुषों और महिलाओं दोनों की अनिवार्य सेवा होती है, जिससे पूरे देश में एक सामूहिक सुरक्षा भावना विकसित होती है। तकनीक और खुफिया क्षमताएं। दरअसल इजराइल ने उन्नत हथियार प्रणाली, ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम और खुफिया तकनीकों को विकसित किया है, जो इसे खतरों का सटीकता से सामना करने में सक्षम बनाती है। अनुभव। दरअसल 1948 में अपनी स्थापना के बाद से इजराइल ने कई युद्धों और संघर्षों का सामना किया है, जिससे उसकी सैन्य क्षमताओं में वृद्धि हुई है। नंबर 2, तकनीकी और आधुनिकता में आगे। दरअसल इजराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है। यह कई तकनीकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थाओं का केंद्र है, जो साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कृषि उद्योगी में अग्रणी भूमिका निभाता है। यह देश अत्याधुनिक तकनीक के अनुसंधान और विकास में भारी निवेश करता है, जिससे वह वैश्विक स्तर पर तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति में अग्रणी बना हुआ है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और गठजोड़। दरअसल इजराइल को अमेरिका जैसे देशों ने बहुत समर्थन दिया है, खासकर आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक क्षेत्रों में। यह समर्थन उसकी सुरक्षा और विकास को सुदृढ़ बनाता है। इसके अलावा इजराइल के वैश्विक स्तर पर अच्छे संबंध और गठजोड़, खासकर पश्चिमी देशों और कुछ एशियाई देशों के साथ, इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी शक्ति प्रदान करते हैं। नंबर 4, आर्थिक स्थिरता। इजराइल की अर्थव्यवस्था विविधतापूर्ण है और यह कृषि, तकनीक और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भी मजबूत है। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थान और अनुसंधान सुविधाएं इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता प्रदान करती है। नंबर 5, राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। इजराइल ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी है। इसका अर्थ यह है कि इजराइल अपने अधिकांश सैन्य उपकरण और आवश्यकताओं का उत्पादन स्वयं करता है। इसके साथ ही इजराइल की खुफिया एजेंसियां जैसे मोसाद दुनिया की सबसे कुशल और प्रभावशाली एजेंसियों में गिनी जाती है। नंबर 6, राजनीतिक दृढ़ता और राष्ट्रीय संकल्प। दरअसल इजराइल की सरकार और नागरिकता में एकता की भावना और दृढ़ संकल्प की भावना है। उनकी राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। इसके अलावा इजराइल ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी है, जिससे उनकी सैन्य और कूटनीतिक नीतियां बहुत मजबूत होती है। दरअसल इन सभी पहलुओं के संयोजन ने इजराइल को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया है, जो अपने छोटे आकार और सीमित संसाधनों के बावजूद वैश्विक स्तर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान और प्रभाव स्थापित करने में सक्षम हुआ है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, इजराइल मुस्लिम देशों से लड़ाई क्यों करता है। दरअसल इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण राजनीतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक मतभेद है। इस संघर्ष की जड़ें मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं से जुड़ी हुई है। जैसे नंबर 1, इतिहास और भू राजनीति। 1948 में इजराइल के राष्ट्र की स्थापना के बाद अधिकांश अरब देशों ने इसे एक वैध राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी और इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इजराइल की स्थापना के बाद से ही इसे कई अरब देशों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जैसे कि 1948, 1967 6 दिवसीय युद्ध और 1973 का युद्ध। यह युद्ध इजराइल और उसके पड़ोसी मुस्लिम देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे भू राजनीतिक और क्षेत्रीय विवादों का हिस्सा थे। नंबर 2, फ़लस्तीन का मुद्दा। इजराइल और फ़लस्तीनियों के बीच भूमि और संप्रभुता को लेकर विवाद का एक लंबा इतिहास है। फ़लस्तीनी इसे अपनी भूमि मानते हैं, जबकि इजराइल ने इसे ऐतिहासिक और धार्मिक कारणों से अपना दावा माना है। फ़लस्तीन के अधिकारों और स्वतंत्र राष्ट्र की मांग के चलते कई मुस्लिम देश फ़लस्तीन के पक्ष में खड़े होते हैं, जिससे इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच संघर्ष गहराता है। नंबर 3, धार्मिक मतभेद। यहूदी लोग और इस्लाम के बीच धार्मिक मतभेद भी इस संघर्ष का एक बड़ा कारण है। यरूशलेम, जो कि दोनों देशों के लिए पवित्र स्थल है, को लेकर भी विवाद है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक जैसे इस्लामिक स्थल है, जबकि यहूदी धर्म के लिए पश्चिमी दीवार का महत्व है। यरूशलेम पर नियंत्रण को लेकर दोनों पक्षों के बीच संघर्ष
कई बार बढ़ जाता है। नंबर 4, राजनीतिक और सामरिक कारण। इसराइल के आसपास के देशों की सरकारें इसे एक विदेशी शक्ति मानती है जो पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका का समर्थन पाता है। इसराइल को कई मुस्लिम देशों ने भी अपना मान्यता नहीं दी है और कुछ चरमपंथी संगठन जैसे कि हमास और हिजबुल्लाह इसराइल के अस्तित्व के खिलाफ है, जिससे संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप। इसराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों से सैन्य और राजनीतिक समर्थन मिलता है, जबकि कई मुस्लिम देश जैसे ईरान और सऊदी अरब फिलिस्तीनियों और अन्य अरब देशों का समर्थन करता है। इस अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ने संघर्ष को और जटिल बना दिया है और इसे वैश्विक स्तर पर एक बड़ा विवाद बना दिया है। इन सभी कारणों के चलते इसराइल और मुस्लिम देशों के बीच संघर्ष चलता रहा है और इसका समाधान अभी तक पूरी तरह से नहीं निकल पाया है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, भारत हमेशा इसराइल का साथ क्यों देता रहा है। दरअसल भारत और इसराइल के संबंध कई कारणों से घनिष्ठ हैं। यह कारण राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग से जुड़े हुए हैं। भारत इसराइल का साथ कुछ कारणों की वजह से देता है, जैसे नंबर 1, रक्षा और सुरक्षा सहयोग। भारत और इसराइल के बीच रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सहयोग है। इसराइल भारत को आधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम और ड्रोन तकनीक उपलब्ध कराता है, जो भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करता है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ भी आपसी सहयोग करते हैं। नंबर 2, तकनीकी और कृषि क्षेत्र में सहयोग। इसराइल की कृषि तकनीक और जल प्रबंधन तकनीक भारत के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भारत ने इसराइल की तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी कृषि उत्पादकता को बढ़ाया है। नंबर 3, राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध। 1992 में भारत और इसराइल के बीच पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। इसके बाद से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ता गया। भारत और इसराइल के साझा हितों में आतंकवाद, कट्टरपंथ और क्षेत्रीय स्थिरता शामिल है। नंबर 4, रणनीतिक सहयोग। दोनों देश पश्चिमी एशिया में बढ़ती अस्थिरता, आतंकवाद और कट्टरपंथ जैसी समस्याओं से निपटने के लिए रणनीतिक साझेदारी बनाए हुए हैं। इस क्षेत्र में भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है और इसराइल के साथ संबंध से इस क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत होती है। नंबर 5, आर्थिक सहयोग। भारत और इसराइल के बीच व्यापारिक संबंध भी लगातार बढ़ रहा है। दोनों देश कई क्षेत्रों जैसे आईटी, साइबर सिक्योरिटी और फार्मास्यूटिकल्स में सहयोग कर रहे हैं। नंबर 6, प्राकृतिक संसाधनों की साझेदारी। दरअसल इसराइल की जल और ऊर्जा प्रबंधन में विशेषता भारत के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जल संकट और ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए। नंबर 7, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध। इसराइल और भारत के बीच ऐतिहासिक रूप से भी अच्छे संबंध रहे हैं और यहूदी समुदाय का भारत में एक लंबा और शांतिपूर्ण इतिहास है। कुल मिलाकर भारत और इसराइल के बीच साझेदारी मुख्यतः सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और कूटनीति पर आधारित है, जो दोनों देशों के हितों को पूरा करता है। हम आपको बताते हैं नंबर 4, पहले इसराइल या फिलिस्तीन का मालिक कौन था। दरअसल 13वीं सदी से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक इस क्षेत्र पर ममलुक और बाद में ओटोमन साम्राज्य का शासन रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के पतन के साथ यह क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। 1917 की बाल्फोर घोषणा में ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय गृह स्थापित करने की बात कही। 1948 में इसराइल की स्थापना हुई। इसके बाद यहूदी और अरब समुदाय के बीच संघर्ष बढ़ गया। इसराइल और फिलिस्तीन का विवाद इसी समय से उभरकर सामने आया जब अरब देशों ने इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा। इस प्रकार इसराइल और फिलिस्तीन का क्षेत्र सदियों से विभिन्न सभ्यताओं, धर्मों और साम्राज्यों के बीच स्वामित्व और नियंत्रण में रहा है। यहाँ पर यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों ही धर्मों का गहरा संबंध है और यह क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में इस क्षेत्र को लेकर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच राजनीतिक और धार्मिक विवाद जारी है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, इसराइल और ईरान में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। दरअसल इसराइल और ईरान दोनों ही मध्य पूर्व के शक्तिशाली देश हैं, लेकिन उनकी ताकत अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इनकी ताकत का आकलन कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे सैन्य शक्ति, आर्थिक स्थिति, तकनीकी उन्नति, कूटनीति और भू राजनीतिक प्रभाव। इन दोनों देशों की ताकत का तुलनात्मक विश्लेषण कुछ इस प्रकार भी कर सकता है, जैसे नंबर 1, सैन्य शक्ति में ताकत। इसराइल की सैन्य शक्ति। इसराइल की सेना, जिसे इसराइल डिफेंस फोर्स IDF कहा जाता है, अत्यधिक प्रशिक्षित और आधुनिक तकनीकों से लैस है। इसराइल की सैन्य शक्ति का प्रमुख आधार उसकी वायुसेना और मिसाइल क्षमता है। इसके पास उन्नत ड्रोन तकनीक, एंटी मिसाइल सिस्टम जैसे आयरन डोम और परमाणु क्षमता भी मानी जाती है। हालांकि इसराइल ने आधिकारिक रूप से अपनी परमाणु स्थिति की पुष्टि नहीं की है। ईरान की सैन्य शक्ति। ईरान की सैन्य शक्ति की मुख्य विशेषता उसकी बड़ी और विविधतापूर्ण सेना है। इसके पास एक बड़ी जमीनी सेना और विभिन्न मिसाइल क्षमता है, विशेषकर बैलिस्टिक मिसाइल है।
ईरान की नौसेना भी फारस की खाड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि ईरान का सैन्य तकनीकी दृष्टि से इसराइल से पिछड़ा हुआ है, परंतु उसकी क्षेत्रीय मिलिशियाएं और गैर परंपरागत युद्ध क्षमता उसे इस क्षेत्र में एक मजबूत ताकत बनाती है। नंबर 2, आर्थिक शक्ति में ताकत। इसराइल की आर्थिक शक्ति। इसराइल की अर्थव्यवस्था स्थिर और उच्च तकनीक पर आधारित है। यह टेक्नोलॉजी, कृषि और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी है। इसकी जीडीपी भी ईरान से अधिक है। ईरान की आर्थिक शक्ति। ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल और गैस पर निर्भर करती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण इसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, जिससे यह इसराइल की तुलना में कमज़ोर है। नंबर 3, तकनीकी और वैज्ञानिक विकास में ताकत। इसराइल की तकनीकी और वैज्ञानिक विकास में शक्ति। इसराइल दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है, खासकर साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र के तकनीकी क्षेत्र में। ईरान की तकनीकी और वैज्ञानिक विकास में शक्ति। ईरान ने भी वैज्ञानिक विकास के क्षेत्र में प्रगति की है, विशेषकर मिसाइल तकनीक और परमाणु शोध के क्षेत्र में, लेकिन यह इसराइल के मुकाबले अभी भी पिछड़ा हुआ है। नंबर 4, कूटनीतिक और क्षेत्रीय ताकत। इसराइल की कूटनीति और क्षेत्रीय शक्ति। इसराइल का संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ गहरा संबंध रहा है। इसके साथ ही इसराइल ने हाल ही में कई अरब देशों जैसे यूएई और बहरीन के साथ भी कूटनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ईरान की कूटनीति और क्षेत्रीय शक्ति। ईरान का प्रभाव मुख्यतः शिया मुस्लिम देशों और संगठनों पर आधारित है। इसके साथ ही लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के यूती विद्रोही जैसे समूहों पर ईरान का प्रभाव देखा जा सकता है। नंबर 5, परमाणु शक्ति में ताकत। इसराइल की परमाणु शक्ति। इसराइल को अनाधिकारिक तौर पर परमाणु शक्ति संपन्न देश माना जाता है, हालांकि उसने कभी सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। ईरान की परमाणु शक्ति। ईरान परमाणु शक्ति बनने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन इसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता है, जिसके कारण उस पर कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं। दरअसल कह सकता है कि सैन्य और तकनीकी शक्ति के मामले में इसराइल अधिक ताकतवर है, जबकि क्षेत्रीय प्रभाव और पारंपरिक सैन्य के मामले में ईरान की अपनी विशेष ताकत है। दोनों ही देश अपनी अपनी जगह पर रणनीतिक और भू राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, इसराइल इतना अमीर देश कैसे और कब बन गया। दरअसल इसराइल के अमीर बनने के कई कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कारण है नंबर 1, शिक्षा और अनुसंधान पर जोर। दरअसल इसराइल ने शिक्षा और उच्च स्तरीय शोध में काफ़ी निवेश किया है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर दुनिया भर में माने जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ की युवा पीढ़ी अत्यधिक कुशल और नवाचार के प्रति जागरूक है। नंबर 2, सुरक्षा और रक्षा उद्योग। इसराइल की सुरक्षा और रक्षा उद्योग भी उसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसराइल के हथियार और रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियां दुनिया भर में मशहूर है और यह देश का एक प्रमुख निर्यात क्षेत्र भी है। नंबर 3, कृषि तकनीक और जल प्रबंधन। इसराइल ने अपने कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया है, जिससे वह एक रेगिस्तान क्षेत्र होने के बावजूद कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। डीप इरिगेशन जैसे आधुनिक तकनीकों के कारण और विकास उनका उपयोग देश की कृषि और जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 4, वैश्विक सहयोग और व्यापार। इसराइल ने अमेरिका और यूरोपीय के कई देशों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। विशेषकर अमेरिका के साथ अच्छे रिश्तों के कारण इसराइल को आर्थिक और सैन्य सहयोग मिलता है, जिसने देश के विकास में बहुत मदद की है। नंबर 5, निवेश और उद्यमिता की संस्कृति। इसराइल में निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली एक मजबूत संस्कृति है। यहाँ पर नए व्यवसाय और स्टार्टअप के लिए अच्छा वातावरण और निवेशक भी उपलब्ध है, जिससे कई या नई कंपनियां और प्रौद्योगिकियां उभरती रहती हैं। नंबर 6, मजबूत वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली। इसराइल की वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली बहुत मजबूत है। वहाँ की सरकार और वित्तीय संस्थानों ने अर्थव्यवस्था के स्थिर बनाए रखने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं, जिससे देश में स्थिरता और विकास बना रहता है। दरअसल इन सभी कारणों के चलते इसराइल एक छोटी आबादी और छोटे भूभाग वाला देश होते हुए भी आर्थिक रूप से बहुत सशक्त और समृद्ध देश बन गया है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, इसराइल के अंदर हिंदुओं की आबादी कितनी है। दरअसल इसराइल में हिंदुओं की आबादी बहुत कम है। इसराइल में मुख्य रूप से यहूदी धर्म के अनुयायी रहते हैं और अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमान, ईसाई और डच समुदाय भी मौजूद हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इसराइल में हिंदू आबादी का कोई विस्तृत डाटा नहीं है, लेकिन यह अनुमानिक रूप से कुछ हजार की संख्या में है। इनमें से अधिकांश प्रवासी भारतीय, विशेष रूप से आईटी और अन्य उद्योगों से जुड़े पेशावर और नेपाली या श्रीलंकाई श्रमिक हैं। इसराइल में हिंदू आबादी मुख्य रूप से तेल अबीब, हाइफा और कुछ अन्य प्रमुख शहरों में रहती है, जहां वे धार्मिक गतिविधियों के लिए छोटे छोटे समूह में एकत्रित रहते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 8, इसराइल की उत्पत्ति कैसे हुई और इसराइल पहले क्या था।
दरअसल इसराइल की उत्पत्ति का इतिहास काफ़ी पुराना और जटिल है। इसकी जड़ें यहूदी, ईसाई और इस्लामिक धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी हुई हैं। आधुनिक इसराइल के गठन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक घटनाओं को देखना भी होगा। दरअसल प्राचीन समय में इजराइल क्षेत्र कनान के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर यहूदी समुदाय का उद्भव हुआ और यहूदी धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे कि तौरेत और तनख का विकास हुआ। इसके बाद 19वीं सदी के अंत में यूरोप में यहूदियों के प्रति बढ़ते अत्याचारों और उत्पीड़न के कारण एक राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे जैनिज्म भी कहा जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना था। दरअसल थियोडोर हर्टजल ने 1897 में पहले ज़ियोनिस्ट कांग्रेस का आयोजन किया और यहूदियों के लिए फ़िलिस्तीन में एक राष्ट्रीय गृह या नेशनल होम की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 1945 के दौरान यूरोप में नाज़ी शासक द्वारा लाखों यहूदियों की हत्या, हॉलोकॉस्ट ने यहूदियों के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र राष्ट्र की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट कर दिया। इस कारण युद्ध के बाद जेनुइन आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। 14 मई 1948 को यहूदियों ने ब्रिटिश मैंडेट के अंत के बाद इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की। अब हम आपको बताते हैं नंबर 9, इजराइल देश और यहूदी लोग कौन से धर्म को मानते हैं। दरअसल इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। इसका मुख्य धर्म यहूदी धर्म है। यह देश 1948 में यहूदी राज्य के रूप में स्थापित किया गया था और यहाँ की अधिकांश आबादी यहूदी धर्म का पालन करती है। हालांकि इजराइल में अन्य धर्मों के अनुयायी भी रहते हैं, जैसे कि इस्लाम, ईसाई धर्म, बहाई धर्म और इजराइल का संविधान नहीं है, लेकिन देश की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान मुख्यतः यहूदी धर्म से जुड़ी हुई है।